स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 32 मिलर एंड हार्ले का टॉपिक फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन जो है ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब ये है कि रिस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो इस तरह की रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत कुछ केसेस में होती है और कुछ केसेस में नहीं होती, तो ये फर्मेंटेशन में आ जाता है। तो फर्मेंटेशन ज़रूरी क्यों था? एक तो ये कि और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो ये कि ये एवोल्यूशनरी बाईपास है, मतलब ये कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई तो फर्मेंटेशन से ही आगे नेक्स्ट जो थी वो एवोल्यूशन हुई। इसके अलावा ये बायोकेमिकल रेमिनेंट में आते हैं, मतलब ये कि अर्थ पे जब ऑक्सीजन नहीं थी तो सबसे पहले जो रिस्पायरेशन होती थी वो एनारोबिक रिस्पायरेशन ही होती थी। तो उसके नतीजे में जो प्रोसीजर हमारे पास बचा इसे बोलते हैं बायोकेमिकल रेमिनेंट। एविडेंस फॉर द कॉमन डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा ये भी शो करती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही पेरेंट से निकले हैं। मतलब ये कि अगर हम उनकी आबाओ अजदाद को देखें तो वो एक ही हैं। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके सब जो आबाओ अजदाद हैं वो एक ही थे। और इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डोनेटेड टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में जो हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस हुआ होता है वो डोनेट कर दिया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। और इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट बना होता है वो NADH से कंबाइन करता है और रिड्यूस्ड कंपाउंड बना देता है और साथ में NAD पॉजिटिव बना देता है। रिड्यूस्ड कंपाउंड क्या है? रिड्यूस्ड कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, एक है लैक्टिक एसिड और दूसरा है इथानॉल। इस तरह की फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा इसे बोलते हैं लैक्टेट फर्मेंटेशन, और इस तरह की फर्मेंटेशन जिसमें इथानॉल प्रोड्यूस होगा इसे बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है इस प्रोसीजर में कोई भी ATP प्रोड्यूस नहीं होता। जी बिल्कुल, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, नेट 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो फर्मेंटेशन है इसमें कोई भी ATP प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि इसमें NAD पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट जो ATP हैं, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस में तो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद ये जो इसमें फर्मेंटेशन में कोई भी ATP जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो बाकी फिर ATPs जो है वो कहाँ से आते हैं? तो बाकी जो ATP हैं वो क्रैब साइकिल से आते हैं और इसके अलावा एरोबिक रिस्पायरेशन में इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आते हैं। और जो फर्मेंटेशन है वो 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। इन 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड ऑब्लिगेटरी एनारोबिक। जो फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तब काम करते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स होते हैं ये तब काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हों तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स को उस तरीके से या मसल्स के सेल को उस तरीके से नहीं पहुंचती जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है और जो फटीग होती है मसल्स में वो लैक्टिक एसिड की अकोमुलेशन की वजह से होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट भी फैकल्टेटिव एनारोबिक में आते हैं, मतलब ये तब रिस्पायरेशन करते हैं जबकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। जबकि ऑब्लिगेटरी एनारोबिक इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑब्लिगेटरी नाम से ही जाहिर है कि ऑब्लिगेटरी जो एनारोबिक हैं इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं कि ये तब काम करते हैं जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती और इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया। तो आज हमने ये पढ़ा कि फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक प्रोसीजर है और ये तो एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन डोनेट कर देता है। और 2 तरह की फर्मेंटेशन हो सकती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इसमें कोई भी ATP जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ATP प्रोड्यूस होते हैं NADH से और इसके अलावा FADH से। थैंक यू।